डीके में बदलाव। सिस्मिता को लेकर अब तक डीके और सिस्मिता दोनों का ही ध्यान वह हो रहे खुसुर फुसुर से वापस लौटता है और डीके संभाल कर उसे सीधा करता है और उसे थोड़ा झूलाते हुए, तुम्हें मुझे परेशान करने का कोई कॉपीराइट कर रहता है, जब देखो मुझे प्रेसन करती रहती हो। सिस्मिता अपने लड़खड़ाते जुबान से, सॉरी सर, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। ए फ्लैट आगे डीके उसे एक लूप देकर अंदर की तरफ बढ़ते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हैं, जब मिलता हूँ कुछ ना कुछ नुकसान करती हैं और सॉरी बोल सब खत्म। डीके को अंदर जा चुका होता है, उसे अंदर जाते देख अवनी सिस्मिता की तरफ देखकर, चलिए हम भी अंदर चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं वरना सर्दी लग जाएगी। उसकी इस बात पर राज जी अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं, पर सिस्मिता वह खड़ी कुछ सोच रही होती है। उसे इस तरह कुछ सोचते देख अवनी उसे अपने हाथों से हिलाते हुए पूछती है, अवनी क्या बात है, क्या सोच रही है? सिस्मिता थोड़ा परेशान लहजे में, यही कि अब मैं इस गीले कपड़े में काम कैसे करूँगी। अवनी उसकी इस बात पर उसे थोड़ा हंसते हुए, कैसी बातें कर रही हैं आप, इस गीले कपड़े में आप काम करने का सोच भी कैसे सकती हैं? सिस्मिता उसी तरह, तो मैं क्या करूं, अब मैं काम पर आई थी तो कपड़े तो नहीं लाओगी न कि चेंज कर लेती। अवनी इतना क्या सोच रही है आप, मैं हूं ना, आप मेरे कपड़े आज के लिए कैरी कर लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। सिस्मिता मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे कपड़े मुझे आएंगे? सिस्मिता की इस बात पर अवनी एक बार खुद को तो सिस्मिता को देखने लगती है और उसे समझ आता है कि उसमें और सिस्मिता में कितना फर्क है। सिस्मिता जहां छोटी हाइट और दुबली पतली थी, वही अवनी सिस्मिता से 2 गुना है और उसकी हाइट भी उसे ज्यादा थी। अवनी कुछ सोचकर, अच्छा ये बाद में सोचते हैं, पहले अंदर चलते हैं। सिस्मिता अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर अवनी के पीछे चल देती है। वो जैसे ही उस मेंशन के अंदर जाती है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो चीज़ बाहर से इतनी खूबसूरत है अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। सिस्मिता उस मेंशन को देखने खोई हुई थी कि उसके कानों में अवनी की आवाज़ आती। अवनी उसकी तरफ देखकर, जी हम अपने रूम में चलते हैं, वहाँ सोचते हैं क्या करना है। सिस्मिता एक बार फिर अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर उसके पीछे चल देती है। दोनों ही अवनी के रूम में बाथरूम पहने बैठी थी। सिस्मिता अवनी से, कुछ सोचा आपने, किया करें हम अब सर के साथ, हमें मीटिंग में भी जाना है, वो गुस्सा करेंगे। अवनी अपने दांतों में अपनी उंगली रखे नाखून चाबर ही थे, वह उसकी तरफ बिना देखे, वही तो सोचा ही हूँ किया करे। तभी अवनी को कुछ ख्याल आता है और वह सिस्मिता को 2 मिनट आने का बोल कमरे से बाहर चली जाती है। सिस्मिता उसे ऊ जाता देख थोड़ा कंफ्यूज सा फेस बनाकर खुद से ही, कितना अंतर है इसके और सर के बीच, वो सोच ही रही थी कि अवनी सिस्मिता के सामने आकर उसे कहती है, देखिए क्या लेकर आई हूं मैं आपके लिए। सिस्मिता उसे देखकर उसे हाथों को देखती है जिसमें एक रेड कलर की खूबसूरत सी साड़ी थी, जिसे देखकर सिस्मिता उसे सांवलिया नजरों से देखती है जैसे पूछ रही हो अब ये क्या है। उसके इस सवाल को समझकर अवनी उसे जवाब देती है, अवनी ये प्रॉब्लम का सलूशन, अब मेरे कपड़े आपको फिट नहीं आएंगे, पर साड़ी तो पहनी होती है, उसमें कोई फिटिंग की थोड़ी जरूरत है, आज के लिए आप इसे पहन लो। सिस्मिता कुछ सोचकर, बात तो सही है, आपकी आज के लिए यही चल जाएगा, और उसके हाथों से वह साड़ी लेकर वॉशरूम में चली जाती है और अवनी भी रेडी होकर सिस्मिता को आवाज लगती है, अवनी होगा तो नीचे आ जाइएगा, मैं नीचे जा रही हूँ। सिस्मिता अंदर से ही जवाब देती है, हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी, वो साड़ी है ना तो पहनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अवनी जी कोई बात नहीं, वो ये बोल नीचे चल देती है। वो नीचे पहुंचकर देखती है तो डी के पहले से ही नीचे बैठकर कोई फाइल चेक कर रहा होता है और कॉफ़ी भी उसके टेबल पर ही रखी हुई थी और मिस्टर माथुर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और वहाँ कुछ और भी ऑफिस एम्प्लॉयज़ भी मौजूद थे। डी के जैसे कि आज अपना काम घर से ही करने वाला था तो कुछ एम्प्लॉयज़ भी आए हुए थे। राज जी वहां नहीं थे। अवनी सीढ़ियों से नीचे आकर डीके के बगल वाले सोफे पर बैठ जाती है और सर्वेंट को चाय लाने को कहती हैं। अवनी डीके को देखकर नोटिस करती है कि उसने अपने शर्ट चेंज की है, करता भी क्यों नहीं, सिस्मिता की वजह से वह भी तो गिला हो गया था। अवनी डीके को देखकर अपने मन में ही, अवनी मन में, ओ तेरी भाई ने भी रेड कलर की शर्ट पहन ली और सिस्मिता जी ने भी, क्या बात है, दोनों कुछ ज्यादा ही करीब हो रहे हैं, अच्छा है। तभी डी के अवनी को खुद में ही खोता देख पूछता है, क्या हुआ, कहाँ खोई हो छोटी? अवनी चाय पीते हुए, कहीं नहीं भाई, वह मैं
वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नज़र सीढ़ियों से उतर रही सिस्मिता पर जाती है। उसे इस तरह बोलते बोलते चुप होने से डीके भी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ अपनी नज़र घुमा देता है। वो जब सिस्मिता को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते। उड़ते भी क्यों नहीं, सिस्मिता उस साड़ी में लगी इतनी खूबसूरत रही थी। उसके ऊपर से उसने बाल गीले होने की वजह से अपने बाल भी खोल रखे थे, जिसके कुछ बाल उसके गलों को छूकर गुजर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ डीके की ही निगाह रुकी थी, वह जो एम्प्लॉइज थे वह भी सिस्मिता को ही देख रहे थे। उनमें से एक एम्प्लॉय ने तो कह भी दिया, एम्प्लॉय कितनी खूबसूरत है ये यार, ऊपर से रेड कलर, वाह कमाल लग रही है। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी पर अवनी को उसकी बात सुनाई देती है और वो उस एम्प्लॉय की तरफ घूर कर नज़र डालती हैं। एम्प्लॉय को जब ये एहसास होता है कि उसे किसी की नज़र घूर रही है तो वह अपनी नज़र नीचे करते हुए बाकियों को भी इशारा करता है और सभी की नज़र नीचे हो जाती है। अवनी ने उन एम्प्लॉइज के तो निगाहों को नीचे करा दिया था, पर उसे क्या पता कि उसका खुद का भाई सिस्मिता की सुंदरता में मंत्र मुग्ध हुए सीढ़ियों से उतरती हुई सिस्मिता को देख रहा है। अवनी जब ये देखती है तो खुद में ही, मैंने इन एम्प्लॉइज को तो मना कर दिया पर मेरा ही भाई। डीके एकटक बस सिस्मिता को नीचे उतरते हुए देखता रहता है। सिस्मिता नीचे आ चुकी थी। वो खुद को डीके की इन नज़रों से बचाने के लिए सीधे अवनी के बगल में खड़ी हो जाती है, पर अभी डीके ने उसे देखना बंद नहीं किया था तो अवनी सिस्मिता के सामने आकर डीके के सामने अपने हाथ हिलाते हुए, बस करो भाई, एक ही दिन में नज़र लगा देंगे, आप इन्हें कुछ और दिनों के लिए भी छोड़ दीजिए। डीके जब अवनी की ये बात सुनता है और उसे सिस्मिता के सामने पता है तो अपनी नज़रों को चुराने की कोशिश करने लगता है। चैप्टर 19। और बातों को इधर उधर करने के लिए मिस्टर माथुर से, हमारी जो मीटिंग है उसके लिए हमें कब निकलना है। माथुर जी जो अभी भी फोन पर ही लगे हुए थे वो सिस्मिता की तरफ देख रख, बताओ बेटा कब जाना है हमें। सिस्मिता भी खुद को सहज करते हुए, जी 20 मिनट में निकलना है, मैंने ड्राइवर को ऑलरेडी एड्रेस दे दी है, वो कार लेकर तैयार है। डी के सोफे पर बैठते हुए, ठीक है, तब तक हम डिसोजा प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। और सिस्मिता की तरफ देखने लगता है तो सिस्मिता समझकर, जी मैं अभी फाइल लेकर आई। और वो सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है और कुछ वक्त बाद ही अपने बैग से डिसोजा की फाइल निकलकर डीके को थमा देती है। डीके उस फाइल को लेकर माथुर जी से कुछ डिस्कस करने लगता है। सिस्मिता वहां खड़ी उनकी बातों को नोट कर रही थी कि डीके सिस्मिता को, एक कॉफ़ी मिल सकती है सेक्रेटरी साहिबा। सिस्मिता उसके इस तरह अचानक कहने से उसकी तरफ देखने लगती हैं। तभी माथुर जी, क्या हुआ सर, कुछ मांग रहे हैं, जाओ लेकर आओ। सिस्मिता सर हाँ में हिलाकर अवनी से किचन की इस तरफ है पूछकर उस तरफ बढ़ जाती है। सिस्मिता असल में इस बात पर हैरान थी, जो इंसान उसे हमेशा ऑर्डर दिया करता है वो उसे पूछ रहा है कि कॉफ़ी मिल सकती है। सिस्मिता को ये बात कुछ हजम नहीं होती और वह अपने मन में, कहीं कुछ और करने का तो इरादा नहीं, न जब से आई हूँ ना मुझे परेशान किया है और ना ही कोई ऑर्डर दी है। तभी किचन में अवनी आते हुए, बन गई कॉफ़ी। सिस्मिता उसका जवाब देते हुए, जी बन गई, आपके लिए भी निकल दूँ। अवनी मुस्कुराते हुए, अरे नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगी, वैसे कॉफ़ी भी मैं ही बनाती पर भाई ने आपको बोला था तो इसलिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सिस्मिता, अरे कोई नहीं सर की सेक्रेटरी साहिबा हूँ तो इतना तो करूँ गई ही ना। अवनी अजीब सा मुंह बनाते हुए, सेक्रेटरी साहिबा, इसका क्या मतलब। सिस्मिता मुस्कुराते हुए, कुछ खास नहीं, आपके भाई मुझे इस नाम से बुलाते हैं। अवनी, ओह तो ये बात है, वैसे आपको किचन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सर्वेंट भी नहीं है यहाँ पर। सिस्मिता, अरे नहीं नहीं, आपके जो सर्वेंट हैं शुभ काका, उन्होंने ही मुझे बताया कि किचन में किया कहा है, वो मार्केट गए हैं। अवनी, ओह ऐसा है। सिस्मिता अवनी की तरफ एक स्माइल पास कर कहती है, वैसे एक बात कहो, आपका घर बहुत ही खूबसूरत है। अवनी उसकी बात पर उसे एक अजीब सी नज़र से देखने लगती है। सिस्मिता जब खुद को ऐसे देखते पाती है तो उसे पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है, मैंने कुछ गलत कहा क्या। अवनी उसे देखते हुए, जी नहीं, बल्कि पहली बार किसी ने हमारे मेंशन को घर का दर्जा दिया है, वरना जिसने भी आज तक हमारे मेंशन को देखा है वो यही कहता, हमारा मेंशन कितना खूबसूरत है, हमारा मेंशन महल जैसा लगता है, पर आप वो पहली है जो इसे घर कह रही है और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, थैंक यू।
सुस्मिता कुछ कहती नहीं, वो बस मुस्कुरा देती है और कॉफी लेकर किचन से बाहर निकल जाती है। अवनी भी उसके पीछे से अपने कॉफी कप में कॉफी लेने लगती है। सुस्मिता जब हॉल में पहुंचती है तो डी के वहाँ नहीं होता है, तो वह माथुर जी से पूछती है। सुस्मिता माथुर जी को कॉफी देते हुए, सर कहाँ गए? माथुर जी कॉफी लेते हुए, वो स्टडी रूम में गए हैं। सुस्मिता, स्टडी रूम कहाँ है? माथुर जी उसे अपने हाथों के इशारे से स्टडी रूम दिखा देते हैं। सुस्मिता उनके हाथों के दिए इशारों की तरफ बढ़ जाती है। सुस्मिता स्टडी रूम के पास पहुंचकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। डी के जो अपने काम में मसरूफ था, उसकी एक कड़क आवाज उसके कानों में जाती। डी के बाहर से ही कॉफी टेस्ट करवाने का इरादा है क्या? सुस्मिता उसकी इस बात पर तुरंत ही अपने कदम अंदर लेती है। वो अंदर आकर कॉफी को टेबल पर रख कर जाने लगती हैं कि डीके की बड़ी ही शांत आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो कहा रहा था, आज नहीं जानना कि कॉफी कैसी बनी है। सुस्मिता थोड़ा घबराते हुए, आप बता देंगे तो अच्छा होगा सर, कि मैं आगे से ध्यान रख पाऊंगी कि कोई गलती ना हो। उसकी इस बात पर डीके फाइल को टेबल पर रख सुस्मिता के पास जाकर उसे थोड़ा फैसला कर खड़ा होता है और बड़े ही गहरी आवाज में, डीके, तुम कोई गलती ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यह बोल कॉफी उठाकर पीने लगता है। कॉफी पीकर सुस्मिता के कानों के पास जाकर उसी लहजे में, मैं जो भी कहने जा रहा हूँ, उस सुस्मिता के कानों के पास आने से सुस्मिता सिहर सी जाती है। डीके उसे आगे, तुम फैल पत जाना पर कॉफी अच्छा बनी है। उसकी इस बात पर सुस्मिता राहत की सांस लेती है। वह तो डर ही गई कि ये क्या कहने वाला है, पर अब उसे शांति मिली। पर सुस्मिता के मन में एक बार फिर से सवाल आते हैं, ये इतनी शांति से कैसे उसे बात कर सकता है? उसका मन माने को तैयार ही नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। तो क्या छोड़ चुका है डीके अपनी जिद सुस्मिता को लेकर? कि चल रही है उसके मन में कोई और जिद? अनजान लड़की। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सुस्मिता जो अब डीके की शांत भाव कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। उसने सोचा ही नहीं था कि डीके से कभी वो अपने लिए इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद भी कर सकती है। 10 बजने ही वाला था कि सुस्मिता ने स्टडी रूम से बाहर आकर माथुर जी से कहा, माथुर सर अब हमें चलना चाहिए, वरना हमें लेट हो जाएगा है। माथुर जी अपने हाथों में पकड़ा फाइल उसे देते हुए, ठीक सर को जाकर बोल दो, और इस फाइल को अपने साथ ही रखना, सर जब चाहे तब मांग सकते हैं। सुस्मिता ने उस फाइल को लेते हुए उसने पूछा, माथुर सर ये तो महाराज साहब की फाइल है, हमें डिसूजास के साथ मीटिंग करने जाना है, तो इसकी क्या जरूरत? माथुर जी थोड़ा मुस्कुराते हुए, डी के सर के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है बेटा, तुम इसे लेकर चलना। सुस्मिता आगे कुछ नहीं बोलती और अपना सर हाँ में हिलाकर वापस से स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो स्टडी रूम में जाकर डीके से, सर अगर आप तैयार हैं तो हम मीटिंग के लिए निकले। डीके जो अपने चेयर पर बैठे डिसूजा प्रोजेक्ट की ही फाइल को ही चेक कर रहा था, वो उसकी तरफ देखकर, वो हमें निकलना चाहिए। इस बात पर सुस्मिता, ओक सर तो ड्राइवर को कार निकाले को कहती हूँ, आप भी आ जाइए। डीके उसकी तरफ बड़े ही आराम से देखते हुए उसे कहता है, तुम ऐसे ही जाने वाली हो, साड़ी में? सुस्मिता, हाँ सर, क्यों कोई दिक्कत है? मेरे कपड़े गीले हैं और उन्हें सूखने में पूरा दिन लग जाएगा। डीके चेयर से टेक लगाकर उसे बड़े ही शांत लहजे में, ठीक है तुम जाओ। सुस्मिता वहां से चली जाती है और उसे जाता हुआ डीके देख रहा होता है। सुस्मिता और एम्प्लॉइज सभी बाहर डीके का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उन एम्प्लॉइज में एक एम्प्लॉई जिसका नाम रोहन था, वो सुस्मिता से बात कर रहा होता है। वह उसे पूछता है कि मिस सुस्मिता, आपकी फैमिली में कौन कौन है? सुस्मिता उसकी तरफ देख आराम से जवाब देती है, मेरे घर में माँ पापा और एक छोटा भाई है जो अभी 12th क्लास में है। रोहन मुस्कुराते हुए एक और सवाल कर बैठता है, वो आपके पापा क्या करते हैं? सुस्मिता इस बार भी उसी लहजे में, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं तो डॉक्टर ने काम करने से मना किया है। उन दोनों की बात सुनकर उन्हीं में खड़ा एक और एम्प्लॉई रवि बीच में ही बोल पड़ता है, तो इस वजह से आपको इतनी कम उम्र में काम करना पड़ रहा है। सुस्मिता अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, तो रोहन थोड़ा हिचकिचाते हुए, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहो। सुस्मिता, ऐसी कौन सी बात है कहिए। रोहन मुस्कुराते हुए, वो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, साड़ी जच रही है आप पर। उसकी यह बात सुन सुस्मिता मुस्कुराकर, थैंक यू, तारीफ से भला किसी को कैसे बुरा लग सकता है।
तभी रवि बोलता, अरे यहाँ बात बुरा लगने की नहीं थी, यहाँ तो बात डर की थी। सुस्मिता उसकी बात को ना समझते हुए, किस बात का डर? रोहन थोड़ा मजाकिया अंदाज में, जिसने ऑफिस के पहले ही दिन बॉस को पिटा हो उसे थोड़ा डरना ही चाहिए। रोहन की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। वो लोग अपनी बातों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें उनके पीछे खड़े डीके और अवनी दोनों में से किसी पर नजर जाती ही नहीं है। डीके तो अपनी नजरों में गुस्सा लिए खड़ा था, तो वही अवनी अपनी आंखों को बड़ी किए डीके को देख रही होती है, जो अपने मन में यही सोच रही होती है कि उसका ये स्ट्रिक्ट भाई किसी लड़की से पीट भी सकता है। अवनी इन्हीं ख्यालों में थी कि उसे के कानों में एक बार फिर हंसी की आवाज जाती है। अवनी उन लोगों की तरफ घूर कर देखती है और अपने कदम बढ़ाकर उन लोगों के पास आ जाती है। उसे इस तरह अपने पास आते देख सब चुप हो जाते हैं और सुस्मिता तो डर ही जाती है। उसे डर था कि कहीं अवनी उसे डीके के साथ किए उन हरकतों की वजह से कहीं गलत ना समझे। तभी उसे अपने बाजू पर अवनी के हाथ महसूस होते हैं, जो उसे हल्का खींचने के लहजे में एक तरफ अकेले में ले जाती है। डीके भी उन लोगों के पास आकर एक धमकी भरे लहजे में, लगता है कंपनी आप लोगों को बातें करने के लिए सैलरी ज्यादा देने लगी है, उसे मुझे कम करना होगा या शायद बंद कराना होगा। डीके की धमकी सुन वहां सभी के तो हवाएं ही उड़ जाती हैं और वो सब एक साथ, सॉरी सर गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। डीके, ई होप ऐसी गलती हो भी ना। और सुस्मिता की तरफ एक नज़र डालकर, वो तो 4 दिन के लिए हैं, आप लोगों को तो सारी जिंदगी काम करना है ना। इधर अवनी जो सुस्मिता से पूछ रही होती है, जो मैंने सुना वो सच है? आपने भाई को मारा, और मारा भी तो क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? सुस्मिता घबराते हुए, आपके भाई ने कुछ नहीं किया, वो मैंने ही उन्हें चोर समझ लिया था। अवनी उसकी तरफ और भी शौक होते हुए, क्या आपको मेरा भाई चोर कैसे लग सकता है? फिर डीके की तरफ देखकर, गौर से देखिए मेरे भाई को, इतने हैंडसम चेहरे को आपने चोर कैसे समझ लिया? सुस्मिता, वही तो बात है ना, आपके भाई के इतने हैंडसम चेहरे को देखा ही तो नहीं था, अंधेरा जो था उस रूम में। अवनी कुछ और कहती उसे पहले ही उन दोनों के कानों में माथुर जी की आवाज आती है। माथुर जी, चले हमें लेट हो रहा है। सुस्मिता अवनी को, अभी मैं चलती हूँ, वापस आकर सब बताती हूँ। और सुस्मिता आकर सभी के साथ खड़ी हो जाती हैं। सभी कार में बैठने लगते हैं। सुस्मिता भी एम्प्लॉइज के साथ ही कार में बैठने को जाती है कि डीके, तुम्हें मेरे साथ बैठना है। सुस्मिता फीकी मुस्कान के साथ, सर आप माथुर सर के साथ जिए, मैं आ जाऊंगी इन लोगों के साथ। डीके अपने आंखों पर काला चश्मा चढ़ाते हुए, बॉस मैं हूँ तुम्हारा या तुम हो? उसकी इस बात को सुन सुस्मिता कुछ कह नहीं पाती और उसके कार के पास आकर खड़ी हो जाती है। ड्राइवर आकर कार में बैठने ही वाला होता है कि डीके, रहने दो, आज ड्राइव मैं करूँगा। सुस्मिता जैसे ही ये सुनती है कि कार डीके ड्राइव करने वाला है तो उसकी तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं और वह अपने मन में, है बागवान में गलत थी, ये खड़ूस अकड़ू कभी शांत रह नहीं सकता। सुस्मिता अपने ख्यालों में है थी कि उसके कानों में कार के हॉर्न की आवाज़ जाती है, तो वो देखती है कि डीके उसे ही देख रहा होता है, जैसे वो कह रहा हो कि कार में बैठने के लिए क्या इनविटेशन कार्ड दूं। सुस्मिता उसकी नज़रों को समझकर अपना मुंह बनाकर कार के फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। डीके कार को स्टार्ट करता है और पहली ही बार में कार एक रफ्तार के साथ निकल जाती है। उस रफ्तार को समझकर सुस्मिता अपने मन में, पक्का आज मैं अपने घर सही सलामत नहीं जाने वाली। डीके जो बड़े ही आराम से ड्राइव करने लगता है, उसने अब अपनी स्पीड कम कर दी थी, पर वो शायद कुछ ही पल के लिए था। जैसे ही कार हाईवे की सड़कों पर पहुंची, वैसे ही डीके ने कार की स्पीड बढ़ानी शुरू की, 40 से 60-70 और ऐसे ही कर 100 तक कार की स्पीड बढ़ी। सुस्मिता की तो डर कर हालत खराब हो चुकी थी। उसने कार की सीट को अपने हाथों से कसकर पकड़ रखा था, अपनी आंखों को भी बंद कर रखा था। डीके जो उसे डरता देख खुश हो रहा होता है, वो अपनी इस खुशी में है। आंखें खोलो सेक्रेटरी साहिबा, तुमने ही कहा था न कि कोई एक ही तरीके से कैसे परेशान कर सकता है, तो लो मैंने अन्य तरीके ढूंढ लिए। सुस्मिता उसकी बात सुनकर अपने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखकर, ये बात तो मैंने अपने सपने में कहा था। डीके कार को हवा से बातें करते हुए, नहीं सेक्रेटरी साहिबा, ये तो तुमने मुझसे कही थी और मुझे तुम्हारी बात सही भी लगी। उसकी इस बात को सुन सुस्मिता, ठीक है सर, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज स्टॉप द कार सर प्लीज।
सिस्मिता की इतनी डर भरी आवाज सुन डीके एक जो हंसते हुए, मैंने कहा था डरना चाहिए तुम्हें मुझसे। सिस्मिता अपनी उसी डरी आवाज में, सर प्लीज स्टॉप्ड। डीके अपनी हाथों को कार की स्टीयरिंग पर जमाते हुए, अब तो ये कार तब रुकेगी जब ये डिसूजा पैलेस पहुंचेगी। डीके की कार उसे ही स्पीड में आगे बढ़ रही थी और सिस्मिता उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि कार रोक दे, पर डीके की सुने को तैयार ही नहीं था। इधर वर्मा मेंशन अवनी हॉल में बैठी बुक पढ़ रही होती है कि उसके सामने राज वर्मा आकर बैठते हैं और अवनी से पूछते हैं, सब कहाँ गए? मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि ये पूरा हॉल ही खाली हो गया। अवनी अपने हाथों के बुक को बंद करते हुए, ये सब छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए कि सिस्मिता जी ने भाई को पिटा है, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? अवनी के सवाल को सुन राज जी मुकुरते हुए, बेटा वह तो बस एक गलतफहमी थी, उसने दृश्य को चोर समझ लिया था। अवनी थोड़ा गुस्सा करते हुए, दादू आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे ये आपके लिए बड़ी बात है ही नहीं, मानती हूँ उसने आपकी जान बचाई है। दादू उसे समझाते हुए, बेटा तुम उसे गलत समझ रही हो, सोच जिस लड़की ने बिना किसी डर के हमारे ऑफिस के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो गई हो, उसे अगर सचमुच ऐसा कुछ करने की बारी आई तो क्या वो पीछे हट जाएगी? अवनी उन बातों को सुन एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में अपना सर हिला देती है और एक बार फिर अपना ध्यान अपनी बुक पर लगा लेती हैं। कॉफी शॉप। राहुल अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आ हुआ था। वो बार बार घड़ी में वक्त देख रहा होता, वो जी जगह पर बैठा था, वहां से इंट्रेश की तरफ साफ साफ देखा जा सकता था। राहुल की नज़र बार बार वही जा रही थी कि उसे एक पिंक कलर की गाउन पहने बाल खुले किए हुए एक लड़की अंदर आती हुई नजर आती है, जिसे देखते ही राहुल पहचान जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए, ये तो वही लड़की है न जो उस दिन मेरे घर पर आई थी, इसे तो इसका नाम तक नहीं पूछा था। वो लड़की राहुल के सामने वाली टेबल पर ही बैठती है, जिसे देख राहुल खुद से फिर कहता है, उस दिन तो डीके ने सब खराब कर दिया था, पर आज नहीं, कम से कम नाम तो जानकर ही रहूंगा। और वह बिना किसी हिचक के उस लड़की के पास जाकर अपने एक हाथ से उसे हे करते हुए, पहचाना मुझे? मैं राहुल अपनी बात पूरी करता उसे पहले ही वो लड़की बोल पड़ती है, वो लड़की, जानती हूँ, बैरकअप बॉय राइट। राहुल जैसे ही अपने लिए ऐसे शब्द सुनता है तो उसकी मुस्कुराहट जैसे गायब हो जाती है और वह फीकी मुस्कान लेकर उसे कहता है, राहुल तुम्हें मुझे पहचानने के लिए कोई और याद नहीं मिली? वो लड़की मेनू कार्ड को देखते हुए, तुम्हें पहचानने के लिए इस याद से कोई बेहतर याद लगती है? फिर उसकी तरफ देखकर, बरकप पर पहली बार किसी को इतना फूट फूट कर रोते देखा था मैंने। राहुल कुछ और कहता उसे पहले ही उसका फोन बज उठता है और उसे रिसीव करने के लिए उस लड़की को एक्स कुछ करके दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ समय बाद जब वो अपनी बात खत्म कर उस लड़की के पास वापस आता है तो वह वहां से जा चुकी थी। राहुल अपने मन में आज भी कुछ नहीं जान सका इस लड़की के बारे में कि तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी एक कागज का नोट मिलता है, जिसे राहुल देख उठता है और पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते, ये हमेशा बताया जाता है, पर तुम क्यूट लगते हो। हाँ जानती हूँ अजीब है, पर क्यूट लगते हो। अगर मिला हुआ तो एक एक कॉफ़ी तो जरूर पिएगे। राहुल उस छोटे से नोट को पढ़कर बहुत ही खुश होता है और उस कागज को अपने होठों से लगाकर किश कर लेता है, अपने शर्ट के जेब में रख लेता है। इधर डीके की कार का एक जोरदार बैग लगता है और सिस्मिता अपनी आंखें बंद किए हुए डरी सहमी बैठी हुई थी कि जब उसे एहसास होता है कि कार रुक चुकी है तो वह अपनी आंखों को बड़े ही धीरे से खोलती है और कार को रुका देख एक राहत की सांस लेती है। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो कर घुटन से बाहर आ गई हो। वो अपनी गर्दन घुमाकर डीके की तरफ देखती है तो वो पाती है कि डीके उसे अपने हाथों को सर पर रख कार की गेट से टेक कर उसे ही एक मुस्कुराहट के साथ देख रहा है। सिस्मिता उसे गुस्से में अपनी नज़र फेर लेती है और कार के गेट को खोलने की कोशिश करती है, पर वह खुलता ही नहीं है। तो वह डीके की तरफ एक नज़र डालकर, गेट खोलिए सर, मुझे बाहर जाना, प्लीज़ सर। सिस्मिता उसे ये बोल लाचारी की नज़रों से देखने लगती है कि तभी डीके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिस सिस्मिता को थोड़ा डर लगने लगता है। डीके उसके और भी करीब आ जाता है। आज के लिए इतना ही।